जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन इतिहास के परिचय के बारे में समझेंगे। मध्यकालीन इतिहास के परिचय अर्थात मध्यकालीन इतिहास का सिलेबस देखेंगे कि मध्यकालीन इतिहास पढ़ा कैसे जाता है, उसकी एक समझ विकसित करेंगे कि मध्यकालीन इतिहास शुरू कहाँ से होता है। कई को यही नहीं पता होता है कि मध्यकालीन इतिहास पढ़ना कैसे चाहिए, मध्यकालीन इतिहास शुरू कहाँ से होता है और कहाँ तक यह चलता है। तो इस वीडियो में हम लोग यही समझने वाले हैं कि मध्यकालीन इतिहास शुरू कहाँ से होता है और कैसे पढ़ना चाहिए। क्रमबद्ध क्रम से इसको एक मैप के जरिए समझेंगे, एक समझ विकसित करेंगे कि कैसे मध्यकालीन इतिहास हम पढ़ें। तो आइए समझते हैं। सर्वप्रथम मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है मुस्लिम आक्रमण से। कहाँ से? मुस्लिम आक्रमण से। तो हम लोग समझते हैं मध्यकालीन इतिहास एक परिचय। तो देखिए, मुस्लिम आक्रमण कहाँ से होता है? मुस्लिम आक्रमण, ठीक है, मुस्लिम आक्रमण। एक चीज याद रखिएगा, जितने भी मुस्लिम आक्रमण हुए उनका उद्देश्य भारत में सत्ता स्थापित करना नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, उनका यह मुख्य उद्देश्य था। तो मुस्लिम आक्रमण दो फेज में हुए थे। कितने? दो फेज में। पहला हुआ था अरबों का आक्रमण, अरब आक्रमण, अरब आक्रमण, ठीक। और दूसरा हुआ था तुर्क आक्रमण। क्या हुआ था? तुर्क आक्रमण, तुर्क आक्रमण, ठीक है। तो देखिए, अरब आक्रमण यानी कि 712 में मुस्लिम आक्रमण चलता है 712 से लेके 1206 तक। क्यों? क्योंकि 712 में मीर कासिम ने आक्रमण किया था। कहाँ? भारत पर सिंध वाले क्षेत्र पर पूरा अधिकार कर लिया। तो यहीं से शुरुआत होता है मुस्लिम आक्रमण। अरब आक्रमण 712 में सिंध पर कब्जा हो गया। इसको पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग आते हैं तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण हम लोग देखेंगे तो इसमें तुर्क आक्रमण दो फेज में हुए थे। पहला कौन हुआ था? तो पहला हुआ था महमूद गजनवी के नेतृत्व में। दूसरा था मोहम्मद गौरी। क्या था? मोहम्मद गौरी। देखिए, तुर्क आक्रमण मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में हुआ था। आई होप समझ गए होंगे। यह चलता है प्रक्रिया 712 से लेकर 1206। इसको हम लोग एक क्रम से पढ़ते हैं, एक एक करके। अरब आक्रमण पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग तुर्क आक्रमण में देखते हैं, महमूद गजनवी का आक्रमण, उसके बाद मोहम्मद गौरी का आक्रमण। मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है 1206 में। मृत्यु कब होती है? 1206 में। इसी का गुलाम और इसी का एक दामाद, गुलाम और दामाद रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली पर यानी कि पूरे भारत क्षेत्र पर एक नए काल की शुरुआत करता है, जिसका नाम था दिल्ली सल्तनत। क्या था नाम? दिल्ली सल्तनत। और इस दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। वह कौन कौन से राजवंश थे? तो आइए समझते हैं। पहला फेज आप लोगों ने देख लिया, मुस्लिम आक्रमण। कितने फेज में? दो, अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण में किसको किसको रखेंगे? तो तुर्क आक्रमण में कौन कौन था? तो महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। अब देखते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत। क्या देखते हैं? दिल्ली सल्तनत। ये क्या था? दिल्ली सल्तनत, ठीक है। इसको समझते हैं। देखिए, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद इसका दामाद या गुलाम एक दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करता है। और इस दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। कितने वंशों ने? 5 राजवंशों ने। पहला था गुलाम वंश। इसको देखिए, गुलाम वंश को दास वंश भी कहते हैं, मामलुक वंश भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा। इसकी शुरुआत होती है 1206 से लेके 1290, क्योंकि 1206 में मृत्यु किसकी हो जाती है? मोहम्मद गौरी की। 1206 से 1290 तक चलता है गुलाम वंश। इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। दूसरा वंश था खिलजी वंश। इसके बाद शुरू होता है खिलजी वंश। खिलजी वंश शुरू होता है 1290 से लेकर 1320। इस वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद अगला वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है तुगलक वंश। तीसरा क्या था? तुगलक वंश की शुरुआत होती है 1320 से लेके 1414 तक। 1414 तक चलता है तुगलक वंश। और तुगलक वंश का संस्थापक रहता है गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक।
एक चीज़ याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबा कार्यकाल करने वाला कौन सा वंश था, तो तुगलक वंश। सर्वाधिक लंबा खंड काल इसी का था, तुगलक वंश का। अगला था सैयद वंश। क्या था? सैयद वंश। सैयद वंश की शुरुआत होती है 1414 से लेके 1451। 1414 से लेके 1451 किसकी शुरुआत होती है? सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक रहता है खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? तो लोधी वंश। कौन था? पांचवा लोधी वंश। लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। यह शुरू होता है 1451 से लेकर 1526 में, क्योंकि 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर द्वारा इब्राहिम लोधी को पराजित करने के बाद उसकी हत्या कर देने के बाद एक नए काल की शुरुआत होती है जिसको बोलते हैं मुगल काल। इसकी शुरुआत की थी बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी। ठीक है, तो देखिए हम लोगों यानी कि मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण, उसके बाद पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किया? तो 5 राजवंशों ने। इसको ट्रिक से भी, टेक्निकल से भी याद करते हैं। गुलाब, ऐसे याद करते हैं, गुलाब खिले तसले में। गुलाब खिले तसले में। अगर आपको इस तरह नहीं याद हो रहा है तो टेक्निकल से याद रखिए। गु से गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश, त से तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। में का कोई मतलब नहीं। गुलाब खिले तसले में टेक्निकल नेम है, इसको याद करने के लिए। गुलाब 5-6 नहीं बोलेंगे, याद हो जाएगा। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। कौन कौन संस्थापक हैं उसके एक एक शासक के बारे में इसमें पढ़ना होता है। हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि एक मध्यकालीन इतिहास का एक समझ विकसित कर रहे हैं कि हम लोगों को पढ़ना कैसे चाहिए। उसके बाद 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को पराजित करने के बाद बाबर वहीं पर उसी युद्ध में उसकी हत्या कर देता है और एक नए काल की शुरुआत करता है, मुगल काल। देखिए, दिल्ली सल्तनत में युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि युद्ध भूमि में मारे जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो देखिए दिल्ली सल्तनत 5 राजवंशों ने शासन किया। उसको पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासन। क्या पढ़ेंगे? सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत में इसका पढ़ेंगे प्रशासन, या कि प्रशासन कैसा था। ठीक है, सल्तनत कालीन प्रशासन। पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत कालीन प्रशासन। ठीक, सल्तनत कालीन प्रशासन। उसके बाद दिल्ली सल्तनत कालीन कला और साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सल्तनत काल में कला और एवं साहित्य। कला एवं साहित्य, इसको हम लोग पढ़ते हैं। कला एवं साहित्य पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। क्या? विजयनगर साम्राज्य पढ़ने के बाद फिर आता है बहमनी साम्राज्य। इससे भी क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा। बहमनी साम्राज्य। उसके बाद सूफी आंदोलन के बाद फिर है भक्ति आंदोलन। देखिए, बाबर यानी कि मुगल वंश शुरू करने से पहले इन सब को हम लोग अपनी सुविधा अनुसार यानी कि क्रमबद्ध मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो पहले सल्तनत कालीन प्रशासन पढ़ने के बाद कला और साहित्य, फिर विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, इसको स्टडी यानी अध्ययन करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग एंट्री करते हैं मुगल वंश यानी कि 1526 के युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित होने के बाद दिल्ली सल्तनत पर यानी भारत पर एक नए काल की शुरुआत होती है, नया फेज शुरू होता है जिसको बोलते हैं मुगल काल। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है, फिर शुरू होता है मुगल काल। याद रखिएगा, मुगल काल की शुरुआत किसने की थी, या मुगल वंश की शुरुआत किसने की थी? तो बाबर ने। किसने की थी? बाबर ने। बाबर के बाद इसका लड़का उत्तराधिकारी बनता हुमायूं। बाबर के कुल 4 लड़के थे। कितने लड़के थे? 4 लड़के थे, कमरान, हिंदाल, अस्करी, हुमायूं। लेकिन बाबर ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था हुमायूं को। हुमायूं के बाद एक छोटा से अल्पकालीन वंश आता है जो दिल्ली सल्तनत पर बैठकर शासन करता है, जिसको बोलते हैं सूरवंश। और सूरवंश का एक प्रतापी शासक रहता है जिसका नाम था शेरशाह सूरी। तो देखिए, इसी बीच में आता शेरशाह सूरी। लेकिन शेरशाह सूरी जो था यह मुगल काल का शासक
नहीं था, इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं लिखे। लेकिन बीच में इसको हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। बाबर, हुमायूं, हुमायूं के बाद आता है अकबर। क्या आता है? अकबर। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं तो पता है कि हुमायूं इससे पराजित होने के बाद सिंध के क्षेत्र में चल जाता है। फिर उसके बाद जब दोबारा 15 साल बाद आता है तो इसको पराजित, तब तक ये मर गया रहता है, ये मर गया रहता है। और सूर्यवंश में क्या होता है कि अफरा तफरी मच जाती है, कोई भी बढ़िया शासक नहीं आता है। और हुमायूं मुगल वंश को एक सुदृढ़ व्यवस्थित रूप से फिर से उभारने का काम करता है। उसके बाद बाबर, हुमायूं, अकबर। अकबर के बाद आता है जहांगीर। जहांगीर का पुत्र हुआ शाहजहां। शाहजहां के बाद आता है औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। एक क्वेश्चन पूछा था एक बार कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। तो देखिए हम लोगों ने देखा कि मध्यकालीन इतिहास हम लोगों को स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए और कहाँ तक पढ़ना चाहिए। देखिए औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी शासक आए ना, चाहे वह जहांदार शाह हो, चाहे बहादुर शाह हो, जितने भी शासक आए वह अपना विलासपूर्ण जिंदगी जी रहे थे। यानी कि अपने दरबार को एकदम नचनिया का दरबार बना दिए थे, सबको एकदम पी पा के मस्त थे। इस तरह मुगल वंश धीरे धीरे क्या था, कमज़ोर हो गया था। और धीरे धीरे देखेंगे 1707 से ही अंग्रेजों का क्या होता है, भारत पर अधिकार होना शुरू हो गया था। यहीं से हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम लोगों ने मध्यकालीन इतिहास की एक समझ विकसित की है कि हम लोगों को मध्यकालीन इतिहास कैसे पढ़ना चाहिए। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं मुस्लिम आक्रमण। आई रिपीट, सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम आक्रमण 2 फेज में हुआ था। एक हुआ था अरबों के नेतृत्व में और दूसरा हुआ था तुर्क के नेतृत्व में। तुर्कों द्वारा सबसे पहले देखेंगे महमूद गजनवी का आक्रमण, उसके बाद मोहम्मद गौरी का आक्रमण। मोहम्मद गौरी आक्रमण, ये देखिए मुस्लिम आक्रमण जो है इनका मेन उद्देश्य बताए हैं कि मेन उद्देश्य इनको भारत में सत्ता स्थापित करना नहीं था। इनका मेन उद्देश्य क्या था कि भारत को क्योंकि भारत एक संपन्न धनी देश हुआ करता था, इसलिए इसको बोला जाता सोने की चिड़िया। उनका उद्देश्य क्या था? धन संपदा को लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो ये इनका जो है काल खत्म हो जाता है, ये लोग वापस चले जाते हैं। मुस्लिम आक्रमण यानी जब होता है और इसका अंतिम जो मुस्लिम शासक रहता है मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 1206 में इसका एक गुलाम या दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करता है। इस पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। तो कौन कौन थे? तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। 5 राजवंशों को पढ़ने के बाद हम लोग आ जाते हैं सल्तनतकालीन प्रशासन, सल्तनतकालीन कला और साहित्य, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, फिर भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन। इसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग एंट्री करते हैं मुगल काल में। मुगल काल में बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इसको हम लोग पढ़ते हैं। और इसी तरह मध्यकालीन इतिहास, कोई भी इतिहास हो, एक क्रमबद्ध पढ़ना, एक समझ विकसित करना बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, नीचे आपको बेल आइकन का ऑप्शन दिख रहा है, सब्सक्राइब करके और उसके बाद प्रेस का बटन दबा दीजिएगा। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।